साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया। एनडीए को 202 सीटें मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। साथियों, आने वाले 20 तारीख को हो सकता है नीतीश कुमार जी अपना शपथ ले लें, लेकिन बिहार के चुनाव ने भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिस तरीके से कई सारी पार्टियां केवल और केवल परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों का क्या हश्र हो रहा है और आगे क्या हश्र होने वाला है, इसका अंदाज़ा पूरे भारत भर की प्रादेशिक पार्टियां खास तौर पे लेके सदमे में हैं। मैं खास तौर पे मुंबई की बात करूंगा आपसे। मुंबई में, महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां हैं, वो लोग एक तरीके से बेहोशी के हालत में चली गई हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। जनता के मताधिकार को या उनके मतदान को एक तरीके से छल कपट से हासिल करके किस तरीके से इन्होंने एक तुष्टीकरण का और परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का एक मुजाहरा जो किया था, उससे उनको कभी भी ये नहीं लगा था कि उनकी ये पोल खुल जाएगी और उनकी राजनीतिक अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। साथियों, खास तौर पे मैं मुंबई महानगर पालिका और आसपास के MMRDA 9 MMR में जो महानगर पालिका है, उसमें अभी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है और इन चुनाव के लिए तैयारी कर रही पार्टियों को बिहार चुनाव के रिजल्ट पे बहुत सारी उम्मीदें बांध के रखी थी। लेकिन जिस तरीके से एक राष्ट्रवादी, भारत राष्ट्र, संस्कृति, संस्कार, इनके विचार, इनके मूल्यों को समर्पित पार्टी को जो एक यश मिला है, ये तुष्टीकरण करने वाली परिवारवादी पार्टियों को फिर से अपने विचार करने के लिए वो मजबूर हो गई हैं। साथियों, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कई महीने पहले ही अपने भाई के यहाँ शरण लेके एक तरीके से अपनी राजनीतिक विरासत बचाने का एक भरपूर प्रयास उन्होंने किया। कल स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुण्यतिथि पर दोनों भाई एक साथ में जाकर जिस तरीके से उन्होंने बाला साहब का नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी, और उनके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि बाला साहब ने जो राजनीतिक विरासत उनको सौंपी थी, उसका ये लोगों ने क्या हश्र कर दिया है। न तो आज उनके पास वो पार्टी रही है, न तो आज वो चिन्ह रहा है, और न तो आज वो उनके पास में वो विचारधारा रही है। साथियों, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी, परिवारवादी पार्टी जो NCP थी, शरद पवार, जिन्हें पूरे भारत में हर राजनेता उनके राजनीतिक समझ को और उनके कौशल को मानता है और उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है। उन्होंने हर दांव खेलकर पूरे भारत की राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। लेकिन जैसे ही उनके ढलते हुए उम्र के इस पड़ाव में पहुँचे हैं और उनकी राजनीति एक तरीके से परिवार में सिमटती हुई नजर आई और अंत में केवल अपने कन्या के भविष्य, राजनीतिक भविष्य तक आके ठहर गई, उसका अंजाम ये हुआ कि NCP भी दो फाड़ में फट गई और उनकी पार्टी भी उनके हाथ से चली गई और आज उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जो उनको फिर से अपनी बेटी को विरासत के रूप में वो दे सके। साथियों, आने वाले मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से ठाकरे बंधु एकत्रित हो रहे हैं और एक इंडी गठबंधन जो मुंबई में, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ में जुड़कर ये NDA का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही NDA का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन वर्षा गायकवाड़, सांसद कांग्रेस की, इन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट संदेश दिया है कि जो पार्टी हर बात पे,
हर विषय पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे लड़ती झगड़ती है, मारधाड़ करती है, ऐसी पार्टी के साथ में वो जाना नहीं चाहते हैं। साथियों, इससे स्पष्ट संदेश है कि बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है, उससे सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी, जो पहले से ही राज ठाकरे से दूरी बनाकर बिहार में एक संदेश देना चाहती है, आज अपने निर्णय पे पूरी तरीके से पक्की हो गई है कि अगर महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को लिया जाता है तो वो अपना अलग से हट से अकेले महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेगी। साथियों, ये देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस या शिवसेना और एनसीपी अलग से चुनाव लड़ती है और यहाँ एनडीए, तो ये 3 धुरों पे चुनाव महानगर पालिकाओं में होगा। और इन 3 धुरों में अगर चुनाव होता है, 3 पार्टियां अगर महानगर पालिकाओं में संघर्ष करती हैं, लड़ती हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को सारी के सारी महानगर पालिकाओं में अपना महापौर बिठाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि विचारों पे बनी हुई केवल एक ही पार्टी कैडर बेस आज बची हुई है भारत में। बाकी सारी की सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां परिवार के आधार पे चल रही हैं। और जब भी कभी पार्टी के ऊपर संकट आता है तो परिवार का क्या हश्र होता है, पार्टी में प्रभुत्व के लिए, सत्ता के लिए किस तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है, ये आपने कांग्रेस में भी देखा होगा। जिस तरीके से मेनका गांधी को बिना चप्पल के घर से बाहर निकाल दिया गया था, आज आरजेडी में रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया गया, राज साहब को भी एक बार इसी तरीके से उनको पार्टी से अलग कर दिया गया था। अजित दादा को भी एनसीपी में इसी तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको उम्मीद पर रखा गया, 40 साल तक उनकी सेवाएं ली गई, लेकिन अंत में उनको भी ठेंगा दिखा दिया गया। रामविलास पासवान जी की पार्टी में भी ठीक इसी तरीके से हुआ। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ केवल यही है कि परिवारवादी पार्टियाँ कुछ दिनों तक अपने प्रादेशिक क्षेत्र में सत्ता तक पहुँचकर उसका भोग भी ले सकती हैं और भ्रष्टाचार का एक तांडव भी दिखा सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल तक वही पार्टी टिकेगी जो विचारों पे, मूल्यों पे और विकास की राजनीति करती है। और इन धरातल पे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखती है। मुझे तो ये भय लग रहा है कहीं भारत में केवल एक ही पार्टी न बच जाए जो राजनीति करके भारत के विकास को आगे बढ़ाए, क्योंकि बाकी सारी की सारी पार्टियां परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अधीन हो चुकी हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन जब तक वो अपने विचारों पे नहीं लौटेंगी तब तक वो अपनी अस्तित्व को बचा पाने में नाकामयाब रहेंगी। साथियों, इन विचारों में आप अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।